Hello everyone and welcome to our next lecture. So in this lecture हम लोग बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं. बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर which is in short called as BJT. कुछ लोग इसको सिंपली ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं. तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT या सिर्फ ट्रांजिस्टर या सिर्फ जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके अलग अलग नाम हैं. हम लोग इसको शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं. तो बीजेटी ये एक नए टाइप का डिवाइस है और बीजेटी थोड़ा सा बड़ा है. बीजेटी का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, ये थोड़ा सा बड़ा है. तो मैं इसको दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ. आज मैं इसका स्टार्टिंग पार्ट ले रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिमेनिंग पार्ट लूंगा और दो लेक्चर्स में मैं बीजेटी को फिनिश करूंगा. तो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन बीजेटी. सबसे पहले बीजेटी में क्या होता है? तो बीजेटी फिर से सेमीकंडक्टर डिवाइस है. इसका मतलब वो किससे बना है? वो सेमीकंडक्टर से बना है. सो इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. इसमें दो जंक्शन होते हैं और तीन टर्मिनल्स होते हैं. तो अभी मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ थोड़ी ही देर में, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेटी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें दो जंक्शन है और तीन टर्मिनल है. तीन टर्मिनल कौन से, दो जंक्शन कैसे आते हैं, ये मैं आपको जल्दी ही समझाता हूँ. अब जो करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में, जो करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में, द करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर, ये इलेक्ट्रॉन के भी कारण होता है और होल के कारण भी होता है. तो जो बीजेटी में करंट फ्लो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल. इसीलिए इसका नाम है बायपोलर. इसीलिए इसका नाम है बायपोलर. करेक्ट. इसीलिए इसका नाम है बायपोलर. राइट. बायपोलर मतलब बायपोलर नाम क्यों दिया? क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के भी कारण फ्लो होता है, होल के भी कारण फ्लो होता है. दो लोगों के कारण करंट फ्लो होता है और दो लोगों के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज बाय. और पोलर क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. सो दे आर टू अपोजिट पोल्स, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. इसलिए नाम दिया है बायपोलर. जंक्शन क्योंकि इसमें दो जंक्शन होते हैं, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर. अब ट्रांजिस्टर में दो टाइप्स होते हैं, या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है. तो दो ही टाइप के ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं. आइदर यू हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर और यू हैव अ पीएनपी ट्रांजिस्टर. करेक्ट. आइदर यू हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर और यू हैव अ पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है. सो सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनता कैसा है? सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनने के लिए हम एक सिलिकॉन का बार लेते हैं. तो ये सिलिकॉन का सॉलिड है. ये सिलिकॉन के सॉलिड के हम लोग तीन पार्ट बनाते हैं. एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट. आई थिंक ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा बराबर बनाता हूँ. ठीक है. तो इसमें तीन पार्ट होते हैं. तीन पार्ट कौन से? ये हो गया पहला पार्ट. ठीक है. ये हो गया दूसरा पार्ट और ये बचा कुचा तीसरा पार्ट. ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एमिटर. एमिटर, एमिटर, ई. ठीक है. ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जो सबसे छोटा है. ये है बेस, बी. और ये है कलेक्टर. कलेक्टर सबसे बड़ा रीजन होता है. तो अगर आप देखोगे, कलेक्टर सबसे बड़ा है, बेस सबसे छोटा है और एमिटर बेस से बड़ा है लेकिन कलेक्टर से छोटा है. ठीक है. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एन टाइप बनाते हैं. यहाँ पे एक और टर्मिनल होता है, तो देयर आर थ्री टर्मिनल्स. तो इसको हम एन टाइप अगर बनाते हैं तो फिर इसको पी टाइप बनाते हैं और इसको एन टाइप बनाते हैं. करेक्ट. अब एन टाइप पी टाइप कैसे बनाते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया है. करेक्ट. सो एन टाइप कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको हमने एमिटर को एन टाइप बनाया, ई बी सी. तो तीन रीजन है, तीन रीजन हमने बनाए, ई बी सी. एमिटर को हमने एन टाइप बनाया, बेस को हमने पी टाइप बनाया, कलेक्टर को हमने एन टाइप. इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एमिटर टर्मिनल, इसको बोलते हैं कलेक्टर टर्मिनल, इसको बोलते हैं बेस टर्मिनल. तो तीन टर्मिनल्स है, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस. तीन टर्मिनल्स है, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस. इसमें एक और पॉसिबिलिटी है. इसमें एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है?
इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फिर से ये एक रीजन, ये एक छोटू सा रीजन, ये है एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, और ये 3 टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। तो 3 रीजन है, एमिटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। तो 3 रीजन, एमिटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल, एमिटर बेस कलेक्टर। अब यहाँ पे हम इसको पी एन और पी बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज द पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ऐसे आप 2 टाइप बना सकते हैं। आपको याद होगा, फिर भी मैं आपके रिपीटेशन के लिए बता रहा हूँ, एन टाइप कैसे बनाते हैं। एन टाइप आप बना सकते हो बाय पुटिंग फॉस्फोरस एटम्स या आर्सेनिक एटम्स या एंटीमनी एटम्स। और पी टाइप कैसे बना सकते हो? बाय यूजिंग बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब यूज करके आप क्या बना सकते हो? आप पी टाइप बना सकते हो। करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट द बीजेटी। अब थोड़ा इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल है। सो ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस। कलेक्टर सबसे बड़ा ड्रॉ करना, सबको इक्वली ड्रॉ मत करना, बेस सबसे छोटा होना चाहिए, एमिटर मीडियम है और कलेक्टर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलेक्टर हैज लार्जेस्ट एरिया। कलेक्टर इक्विडिस्टेंट मत बनाना, सबके इक्वल साइजेस मत बनाना। कलेक्टर हैज लार्जेस्ट एरिया, कलेक्टर सबसे बड़ा बनाना। बेस हैज स्मॉलेस्ट एरिया, बेस सबसे छोटा बनाना, एकदम छोटा बनाना, बेस इक्वल साइजेस मत बनाना। बेस हैज स्मॉलेस्ट एरिया। और एमिटर बेस से बड़ा दिखना चाहिए लेकिन कलेक्टर से छोटा दिखना चाहिए। सो एमिटर एरिया is more than base but less than collector, is more than base but less than collector। ठीक है, तो ऐसा आपने ड्रॉ करना। तो एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब आप यहां देखोगे, सपोज ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। सो क्योंकि ये एन टाइप है और पी टाइप है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, पी और एन रीजन को सेपरेट कर रही है, ये जो रेड लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाया, दिस रेड डॉटेड लाइन सेपरेट्स एमिटर एंड बेस रीजन। इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन। फिर ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन कौन कौन से रीजन्स को सेपरेट कर रही है? ये सेकंड वाली डॉटेड लाइन, सेकंड वाली रेड डॉटेड लाइन, ये बेस और कलेक्टर को सेपरेट कर रही है। सो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। करेक्ट, कलेक्टर बेस जंक्शन। सो ट्रांजिस्टर में क्या क्या है? ट्रांजिस्टर में 3 रीजन है। ट्रांजिस्टर में क्या क्या है? ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स है। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या है? ट्रांजिस्टर में 3 रीजन है। 3 रीजन कौन से है? 3 रीजन कौन से है? EBC मतलब एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। और ये मैंने आपको बताया है, कलेक्टर सबसे बड़ा, बेस सबसे छोटा और एमिटर दोनों के बीच में। उसके बाद 3 टर्मिनल्स है। 3 टर्मिनल समझ में आता है ना आपको? ये पहला टर्मिनल एमिटर, ये दूसरा, यहाँ पे एक और टर्मिनल है बेस, और ये वाला टर्मिनल है कलेक्टर। सो 3 टर्मिनल है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। उसके बाद 2 जंक्शंस है। 2 जंक्शन कौन से है? 2 जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन एमिटर और बेस को सेपरेट करता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या करता है? कलेक्टर बेस जंक्शन कलेक्टर और बेस को सेपरेट करता है। अब याद रखना, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे पी टाइप का रीजन सेपरेट करता है 2 एन टाइप के रीजन को। तो एनपीएन कैसे बनेगा? एनपीएन बनाने के लिए बीच में पी टाइप का रीजन चाहिए
जो दो एन टाइप के रीजन को सेपरेट करता है, और पीएनपी अगर बनाना है तो एक एन टाइप का रीजन होता है जो दो पी टाइप के रीजन्स को सेपरेट आउट करता है। करेक्ट। सो दो जंक्शन, तीन टर्मिनल इसमें होते हैं। फिर इसमें सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग? सो सिंबल बनाने के लिए तीन टर्मिनल है, तो हम लोग सिंबल ऐसा बनाते हैं, और ये शायद आपको दिखेगा नहीं है मेरे वीडियो वाले इसके कारण, तो मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। तो ये एक सिंबल है और ये दूसरा सिंबल है, ठीक है, और ये एरो ऐसा होता है, ठीक है। अब ये सिंबल है एनपीएन का और ये सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना, दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, एनपीएन और पीएन। करेक्ट। तो ये दो अलग अलग सिंबल है, ये आपके बुक में गलत दिया है, जिसको एनपीएन बोलना चाहिए था बुक वालों ने पीएनपी बोला है, जिसको पीएनपी बोलना चाहिए था एनपीएन बोला। तो बुक के नोटेशन फॉलो मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना। उसके बाद आपको ये एरो दिख रहा होगा, एरो वाला एमीटर, जिसपे एरो है वो एमीटर, सो एरो वाला एमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है बीच में, दिस इज बेस, एरो वाला एमीटर, ठीक है, बीच वाला टर्मिनल बेस, और फिर जो बच गया वो कलेक्टर, तो ये कलेक्टर और ये कलेक्टर, ऐसे तीन टर्मिनल होते हैं। एरो वाला एमीटर होता है, इतना ध्यान रखना। अब ये एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एरो इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट बेस से एमीटर जा रहा है, यहाँ पे करंट बेस से एमीटर जा रहा है, यहाँ से करंट एमीटर से बेस जा रहा है। तो ये ब्लू वाले एरोस क्या है? ये ब्लू वाले एरोस करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो एनपीएन में क्या होता है? एनपीएन में देखो, करंट एमीटर से निकलता है, तो ये हो गया एमीटर करंट IE, ये हो गया बेस, सॉरी ये एरो मैंने गलत बना दिया, ये एरो होगा बेस करंट IB और ये एरो होगा कलेक्टर करंट IC। पीएनपी में उल्टा होगा, ये होगा एमीटर करंट, ये होगा बेस करंट और ये होगा कलेक्टर करंट। सो मैं ऐसा बोलूंगा, ट्रांजिस्टर में तीन करंट फ्लो होते हैं। तीन कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर करंट। सो तीन करंट्स भी फ्लो होते हैं, एमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी। सो आई विल कम बैक टू माय फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो बीजेटी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इसमें दो जंक्शन है। दो जंक्शन कौन से हमने देखा? दो जंक्शन है, एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। एमीटर बेस शॉर्ट में हम ईबी लिखते हैं और कलेक्टर बेस शॉर्ट में हम सीबी लिखते हैं। और तीन टर्मिनल है, तीन टर्मिनल कौन से? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। उसके बाद करंट किसके करंट फ्लो होगा? करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको बाइपोलर बोलते हैं, और उसमें जंक्शन होता है इसलिए जंक्शन बोलते हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसे उसका नाम पड़ा। दो टाइप है, एनपीएन और पीएन। तो ये हो गया एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो एनपीएन में एमीटर और कलेक्टर एन टाइप होंगे, बेस पी टाइप होगा। यहाँ पे दिस इज एमीटर, बेस, कलेक्टर। यहाँ पे बेस एन टाइप है, एमीटर और कलेक्टर दोनों पी टाइप। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर का बेस लेता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का बेस किसको सेपरेट करता है? टू लेयर्स ऑफ एन टाइप, है ना। ये देखो, ये पी टाइप है, ये दो एन टाइप के लेयर्स को सेपरेट कर रहा है, और वो एन टाइप के लेयर्स कौन से है? एमीटर और कलेक्टर को सेपरेट करता है। पीएनपी में एन टाइप का लेयर है जो दो पी टाइप के लेयर्स को सेपरेट करता है। तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि बेस है, बेस लेयर, इट सेपरेट्स टू लेयर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये टू लेयर्स ऑफ पी टाइप कौन से है? एमीटर एंड कलेक्टर। और देयर आर थ्री लेयर्स, तीन लेयर है टोटल ट्रांजिस्टर में, एमीटर, बेस और कलेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया।
फिर ये सिंबल मैंने आपको बताया, ये देखो एरो वाला एमिटर, एरो वाला एमिटर, करेक्ट, बीच वाला बेस, तो बीच वाला बेस, और ये वाला जो बच गया वो कलेक्टर। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे एमिटर करंट ऐसा आएगा, तो बेस करंट आउटगोइंग रहेगा और कलेक्टर करंट आउटगोइंग रहेगा। यहाँ पे एमिटर करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, तो दिस इज कलेक्टर करंट एंड दिस इज बेस करंट, करेक्ट। ये किसका सिंबल है, ये पीएनपी का सिंबल है, देखो यहाँ पे लिखा भी है पीएनपी का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, ये एनपीएन का सिंबल है, एनपीएन का सिंबल है। अब काफी लोगों को एरो ड्रॉ करने में दिक्कत जाती है, करेक्ट। तो याद रखना पीएनपी में एरो कैसा है, इनवर्ड, पीएनपी में एरो इनवर्ड है, और एनपीएन में एरो कैसा है, एनपीएन में एरो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रहा है, एरो इज आउटवर्ड, तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एरो आउटवर्ड है, करेक्ट। तो याद रखना कि एमिटर और कलेक्टर कैसे डिफरेंशिएट होंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा एमिटर कौन सा कलेक्टर, बाय ड्राइंग एरो, करेक्ट। एमिटर हैज एरो, तो एरो वाला एमिटर, इनवर्ड रहेगा या आउटवर्ड रहेगा, पर एरो वाला एमिटर। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एरो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, डायरेक्शन ऑफ एरो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो विल पॉइंट फ्रॉम बेस टुवर्ड्स एमिटर, सो एनपीएन अगर आपने बनाया तो एनपीएन में ये बेस है और ये एमिटर है, और एरो कैसा है, फ्रॉम बेस टुवर्ड्स द एमिटर, और पीएनपी में कैसा होता है, एरो इज फ्रॉम एमिटर, तो दिस इज एमिटर टुवर्ड्स द बेस, तो यहाँ पे एरो फ्रॉम बेस टुवर्ड्स द एमिटर, और यहाँ पे फ्रॉम एमिटर टुवर्ड्स द बेस, दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इट, दिस इज हाउ यू ड्रॉ द सिंबल। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ एनपीएन या पीएन, ठीक है, दीज आर द सिंबल्स। और ये वाले डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एनपीएन एंड पीएन, ठीक है। और ये वाले क्या है, नेक्स्ट पेज पे ये वाले सिंबल्स है, दीज आर द सिंबल्स ऑफ एनपीएन एंड पीएन, ठीक है। तो देखो अब एमिटर का काम क्या है, बेस का काम क्या है, और कलेक्टर का काम। अब यहाँ पे याद रखना कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो तीन रीजन है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें कलेक्टर सबसे बड़ा है, बेस सबसे छोटा है, एमिटर दोनों के बीच में है। अब याद रखना सपोज ये पीएनपी है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो एमिटर में बहुत सारे होल्स होते हैं, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो छोटा है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन, और कलेक्टर में बहुत सारे होल्स होंगे क्योंकि वो पी टाइप है, करेक्ट, करेक्ट। तो क्योंकि ये पी टाइप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे, बहुत सारे होल्स, तो सबसे ज्यादा होल्स एमिटर के पास होंगे, इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये एन टाइप है, इसमें होल्स क्यों बोला, क्योंकि ये पी टाइप है और इसमें कुछ होल्स होते हैं। सो सबसे ज्यादा एटम्स आप कहाँ डालोगे, सबसे ज्यादा एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एमिटर में, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एमिटर में, क्योंकि एमिटर का काम क्या है, देखो एमिटर नाम क्यों दिया, एमिटर नाम क्यों दिया, क्योंकि एमिटर का काम है एमिट करना, देना, तो सप्लाई करना किसका काम है, सप्लाई करना एमिटर का काम है। कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है, रिसीव करना है, तो एमिटर को सेंड करना है, या तो एमिटर इलेक्ट्रॉन सेंड करता है या तो एमिटर होल सेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन वो एनपीएन है कि पीएनपी है, करेक्ट। और एमिटर का काम सेंड करना है, इसलिए एमिटर शुड बी हेवीली डोप्ड, एमिटर इज हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है, एमिटर में बहुत सारे एटम्स है और बहुत सारे एटम्स होने के कारण बहुत सारे होल्स है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो याद रखना एमिटर इज हेवीली डोप्ड, एमिटर इज हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है,
हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है? हेवीली डोप्ड का मतलब ये है, हेवीली डोप्ड का मतलब ये है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है? उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, करेक्ट। और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के कारण उसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंडिंग ऑन वो एन टाइप है कि पी टाइप। ठीक है, ठीक। सो याद रखना, एमिटर इज हेवीली डोप, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे एटम्स के कारण या तो बहुत सारे होल्स होंगे या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि हम एनपीएन ले रहे हैं या पीएनपी ले रहे हैं। उसके बाद बेस, बेस इज लाइटली डोप, सबसे लाइटली, लाइटली डोप का मतलब क्या है? तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एमिटर में। अब बेस में क्या होगा? बेस में, ठीक है, बेस में लाइटली डोप्ड है मतलब लेस नंबर ऑफ एटम्स, लेस नंबर ऑफ एटम्स, और इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रहेंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लैश होल्स रहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो होल रहेंगे, वो डिपेंड करता है एनपीएन है कि पीएन। उसके बाद कलेक्टर में क्या होगा? कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप, कलेक्टर इज मॉडरेट। अब मॉडरेट मतलब क्या? अब मॉडरेट मतलब इसको, सो हेवीली डोप कौन सा है? एमिटर। लाइटली डोप कौन सा है? बेस। कलेक्टर ये एमिटर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है, ये एमिटर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है, करेक्ट। सो मैं बोलूंगा एटम्स इसमें बेस से ज्यादा है लेकिन एमिटर से कम है, दैट इज वाई मॉडरेटली बोलेंगे, करेक्ट। एमिटर को हमने हेवीली डोप बोला, बेस को लाइटली डोप। सो सबसे ज्यादा एमिटर में, सबसे कम बेस में, और कलेक्टर में एमिटर से कम लेकिन बेस से ज्यादा एटम्स रहेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो बेस से ज्यादा रहेंगे लेकिन एमिटर से कम रहेंगे। मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा हमने किसको बनाया? सबसे बड़ा कलेक्टर को बनाया। सबसे बड़ा कलेक्टर को क्यों बनाया? क्योंकि कलेक्टर में क्या होंगे? कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कलेक्ट होंगे। एमिटर क्या करेगा? एमिटर एमिट करेगा, एमिटर सेंड करेगा, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट करेगा कलेक्टर। नाम एकदम हिसाब से दिया गया है। एमिटर का नाम एमिटर क्यों है? क्योंकि वो एमिट करेगा, सेंड करेगा। कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों है? क्योंकि वो कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा। और क्योंकि कलेक्टर रिसीव करेगा इसलिए उसका एरिया सबसे बड़ा है। कलेक्टर को सबसे बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारे लोग कलेक्टर में आने वाले हैं और वो बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कलेक्टर सबसे बड़ा है, करेक्ट। दूसरा, कलेक्टर को बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि कलेक्टर में जब बहुत सारे लोग आएंगे तो कलेक्टर में हीट जनरेट होता है, हीट, कलेक्टर गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होता है और वो हीट डेसिपेट होना चाहिए। हीट डेसिपेट होने का आसान तरीका क्या है? एरिया बड़ा करो। देखो हम लोग चाय का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा अभी 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, कि चाय को हम कप से सॉसर में क्यों डालते हैं? क्योंकि जैसे ही हम चाय को कप से सॉसर में डालते हैं चाय का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके कारण चाय इजीली ठंडी हो जाती है और हम पी सकते हैं, करेक्ट। तो सॉसर क्या करता है? सॉसर चाय का एरिया बढ़ाता है और चाय का एरिया बढ़ने के कारण हीट डेसिपेट हो जाती है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, करेक्ट। इसीलिए कलेक्टर में भी वही किया है हमने। कलेक्टर को बड़ा क्यों किया? ताकि जब इलेक्ट्रॉन या होल कलेक्टर में आएंगे, एमिटर से तो निकल जाएंगे, कलेक्टर में जब आएंगे, ठीक है, कलेक्टर में जब आएंगे तो कलेक्टर गर्म होगा और गर्म होने के लिए हीट डेसिपेट होना चाहिए, इसलिए हमने कलेक्टर को बड़ा बनाया। तो ये तीनों के बारे में पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। तो एमिटर के बारे में क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ एमिटर ये थिक होता है एंड इट इज हेवीली डोप, ठीक है। हेवीली डोप का मतलब, हेवीली डोप का मतलब बहुत सारे एटम्स रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। और इसका काम क्या है? इसका काम है सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। अब मेजॉरिटी कैरियर का मतलब क्या है? ये क्या सप्लाई करेगा? ये या तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा या होल सप्लाई करेगा। तो मेजॉरिटी कैरियर नहीं लिखना है तो इट सप्लाइज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेस, बेस थिन है, थिन मतलब सबसे छोटा, थिन है एंड इट इज लाइटली डोप, सेंट्रल लेयर, बीच वाला लेयर।
कलेक्टर में बहुत सारा लिखा है। कलेक्टर हमने किधर है, कलेक्टर इज ऑन द अदर साइड ऑफ बेस, कलेक्टर इज ऑन द अदर साइड ऑफ बेस। इट इज ऑल्सो थिक एंड मॉडरेटली डोप, मॉडरेटली मतलब बेस से ज्यादा, एमिटर से कम। लेकिन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कलेक्टर का, उसका एरिया इज लार्जर देन दैट ऑफ एमिटर एंड बेस। तो याद रखना कलेक्टर एमिटर से भी बड़ा होता है और बेस तो होता ही होता है क्योंकि बेस सबसे छोटा है। सो कलेक्टर इज बड़ा एज कंपेयर टू एमिटर एंड बेस। सो दिस लेयर, कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। किसको कलेक्ट करना, मेजर पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैरियर मतलब मैंने आपको पहले बताया, मेजॉरिटी कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल भी। तो कलेक्टर का नाम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ कौन सा है, कलेक्ट। कलेक्टर कलेक्ट, ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स सप्लाइड बाय एमिटर। तो ये भेजे किसने, एमिटर ने, कलेक्ट किसने किया, कलेक्टर। ठीक, so collector also helps in dissipation of, collector also helps in dissipation of any small amount of heat generated। इसलिए कलेक्टर को बड़ा बनाया क्योंकि वो हीट डेसिपेट करते रहना चाहिए, करेक्ट। सो दैट इज द रोल ऑफ एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये एमिटर, बेस और कलेक्टर के आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा है, बेस का एरिया सबसे कम है, एमिटर का एरिया कलेक्टर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है। उसके बाद एमिटर इज हेवीली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। एमिटर का काम है सप्लाई करना, एमिट करना, कलेक्टर का काम है रिसीव करना, कलेक्ट करना। इतना ध्यान में रखो। इसके बाद डिप्लीशन लेयर, सो कितने डिप्लीशन रीजन रहते हैं, कितने डिप्लीशन रीजन रहते हैं, सो देयर आर 2 डिप्लीशन रीजन रहते हैं। एक है एमिटर बेस जंक्शन वाला डिप्लीशन रीजन और एक कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जंक्शन वाला। तो 2 जंक्शन है, एक एमिटर बेस जंक्शन और एक कलेक्टर बेस जंक्शन। उसके बाद 3 करंट है, मैंने आपको पहले बताया 3 करंट कौन से है, एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। 3 करंट है, एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, तो ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है, ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। एमिटर बेस जंक्शन होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको निग्लेक्ट किया तो भी चलता है, पर अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप रख सकते हो। एमिटर बेस जंक्शन का लो रेजिस्टेंस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन का हाई रेजिस्टेंस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम एमिटर बेस को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, लार्ज करंट फ्लो होता है, करेक्ट। क्योंकि फॉरवर्ड बायस करते हैं, लार्ज करंट फ्लो होता है, इसलिए हम लो रेजिस्टेंस बोलते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, जिसके कारण कम करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखा तो ठीक है, ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बायसिंग कैसे होता है, हाउ डू यू बायस द ट्रांजिस्टर, बायसिंग मतलब वोल्टेज कैसे कनेक्ट करोगे। तो एमिटर बेस जंक्शन को हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग करते हैं रिवर्स बायस। क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस ही क्यों करते हैं, रिवर्स बायस ही क्यों करते हैं, ये मैं अभी आपको वर्किंग में समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना हमेशा 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन कौन से है, एमिटर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन। इसमें से एमिटर बेस को हम लोग क्या करते हैं, एमिटर बेस को हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस को हम लोग हमेशा रिवर्स बायस करते हैं, तो ही ट्रांजिस्टर हम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो एमिटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस, collector base should be reverse bias, ठीक है। Now I will explain working to you. Okay, so now let us look at the working of BJT. So working of BJT में थोड़ा सा मैं बिगर बड़ा ड्रॉ कर लूँ। वर्किंग ऑफ BJT में let us say this is the emitter, this is the emitter, और उसके बाद this is the base, ठीक है, this is base and this is collector. So collector सबसे बड़ा है, emitter मीडियम है और बेस सबसे छोटा रीजन है। अब एमिटरिस तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनपीएन का। तो एमिटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये एन टाइप है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि, और एमिटर हेवीली डोप्ड है
एमिटर हेवीली डोप्ड होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ठीक है। उसके बाद बेस इज लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड होने के कारण यहाँ पे बहुत ही कम होल्स है, यहाँ पे बहुत ही कम। तो आपको समझना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 5 होल है, 5 होल्स है सपोज, ठीक है। और ये मॉडरेटली डोप्ड है, सो मॉडरेटली मतलब यहाँ पे पकड़ के चलो यहाँ पे 40 रहेंगे, और यहाँ पे ये एन टाइप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। और यहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे, यहाँ पे कम रहेंगे क्योंकि कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। और कलेक्टर में थोड़ी जगह होनी चाहिए क्योंकि एमिटर से जो आते हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो ऐसा समझो एमिटर में 100 इलेक्ट्रॉन्स है, बेस में 5 होल्स है, और कलेक्टर में 40 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज हेवीली डोप्ड क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत कम है लाइटली डोप्ड, और यहाँ पे दोनों के बीच में है तो मॉडरेटली डोप्ड, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब काम कैसे करेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो मैं जैसे ही एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करूंगा तो एमिटर यहाँ पे एन टाइप है, एमिटर एन टाइप को होने के कारण इट शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। बेस कैसा है, बेस पी टाइप है, बेस पी टाइप है तो इट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीबीई, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीबीई। जब हम लोग बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे, जब हम लोग एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे तब क्या होगा, तब तब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ के जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ के एमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस में जाएंगे। तो जब हम एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर विल एंटर इनटू बेस, विल एंटर इनटू बेस। लेकिन ये कब एंटर करेंगे, ये तभी एंटर करेंगे जब हमारा वोल्टेज 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में जाएंगे व्हेन, कब जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, तभी जाएंगे व्हेन द वोल्टेज VBE, व्हेन द वोल्टेज VBE इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, एमिटर में से निकलेंगे, बेस में जाएंगे। पर एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में कब जाएंगे, जब हमारा वोल्टेज कितना होगा, 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये क्लियर है। अब बेस में आने के बाद, बेस में कौन है, बेस में होल्स है, और होल्स बहुत कम है। तो बेस में क्या होगा, बेस में इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी दो रास्ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स बेस में से बाहर निकल सकते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में जा सकते हैं। तो इनके पास दो ऑप्शन है, आइदर दे विल कम आउट थ्रू द बेस और दे विल कम आउट थ्रू द कलेक्टर, ठीक है। तो क्योंकि बेस छोटा है, क्योंकि बेस छोटा है, बेस इज स्मॉल, बेस इज स्मॉल एंड लाइटली डोप्ड, बेस इज स्मॉल एंड लाइटली डोप्ड, बेस इज स्मॉल एंड लाइटली डोप्ड, बेस में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो 5% ही बाहर आएंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सपोज एमिटर से बेस में 100 इलेक्ट्रॉन गए, सपोज एमिटर से बेस में 100 इलेक्ट्रॉन गए, तो बेस में से बाहर कितने निकलेंगे, 5 ही निकलेंगे। 100 में 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में गए, तो ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में गए, तो बेस में से 5 बाहर निकलेंगे, बाकी 95% कलेक्टर के पास चले जाएंगे। सो एमिटर के इलेक्ट्रॉन जब बेस में आते हैं तो बेस में आने के बाद दो ऑप्शन है, या तो बेस से बाहर निकलो या कलेक्टर में जाके कलेक्टर से बाहर निकलो। तो बेस से हम जनरली बेस से 5% इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, बाकी 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाते और कलेक्टर से निकलते, करेक्ट। तो याद रखना कि एमिटर से 100 निकले, वो 100 इलेक्ट्रॉन बेस में गए, बेस में से 5 निकले और बचे हुए 95 कलेक्टर में से निकलेंगे। तो एमिटर वाले बेस में जाते हैं
5% इलेक्ट्रॉन बेस से बाहर निकलते हैं, बचे कुछ 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में जाके कलेक्टर से बाहर निकलते हैं। तो बेस एमिटर ने अगर 100 एमिट किए तो बेस में से 5 बाहर आएंगे और बाकी 95 कलेक्टर में जाके कलेक्टर में से बाहर आएंगे। और क्योंकि ये रिलेशन हमेशा होल्ड करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। पर याद रखना बेस करंट कितना होता है, बेस करंट 5% होता है ऑफ एमिटर करंट, और कलेक्टर करंट जनरली कितना होता है, 95% ऑफ एमिटर करंट होता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स बेस में अब कितने बचे, बेस में से 5 निकल गए, बेस में से 5 निकल गए, बचे हुए 95 कलेक्टर में जाने चाहिए। तो अगर बचे हुए 95 कलेक्टर में जाने चाहिए, उसके लिए हम लोग कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं। तो इसको रिवर्स बायस कैसे करेंगे, ये कलेक्टर एन टाइप है, कलेक्टर एन टाइप है, तो एन टाइप है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर will move to collector, will move to collector। तो 5% बेस में से निकल गए, बचे कुछ जो एमिटर में से आए उनको कलेक्टर में जाना है, will move to collector only if collector base junction, only if collector base junction is reverse bias। ठीक है। उसके बाद इसमें बेस का भी बहुत रोल है। बेस कैसा है, बेस इज स्मॉल, छोटा रीजन है, एंड लाइटली डोप। तो छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण और लाइटली डोप्ड होने के कारण वहां पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाकी बचे कुचे कलेक्टर में चले जाते हैं। अगर बेस बड़ा होता तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेस में से निकलते, कम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाते। लेकिन हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा ये है, ट्रांजिस्टर बनाने वाले की इच्छा ये थी कि एमिटर के सारे कलेक्टर में पहुंचे, बेस में से कम निकले। क्योंकि बेस में से कम निकालना है, उसमें बेस इसलिए छोटा बनाया और लाइटली डोप बनाया। ये एक्सीडेंट नहीं है कि बेस छोटा बनाया। बेस छोटा और लाइटली डोप क्यों बनाया, क्योंकि बेस में से कम बाहर निकलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर में जाने चाहिए, इसलिए बेस इज स्मॉल एंड लाइटली डोप। तो बेस में से 5 निकलेंगे, बचे हुए 95% ये रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन के कारण वो सीधा कलेक्टर में जाएंगे। तो यहाँ पे बेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज हाउ द बीजेटी वर्क्स। ठीक है, ये मैंने आपको एनपीएन का बताया। पीएनपी में क्या होगा, तो पीएनपी में उल्टा होता है। यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे, करेक्ट। यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे मॉडरेट, मतलब यहाँ पे कुछ होल्स होंगे कलेक्टर में। पीएनपी का वैसे ही वर्किंग है। सो एमिटर, दिस इज बेस एंड कलेक्टर। सबसे पहले हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, और हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स बायस करेंगे। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे, सो माइनस प्लस। तो यहाँ पे होल्स निकलेंगे, यहाँ पे होल्स निकल के कहाँ जाएंगे, यहाँ पे होल्स निकल के बेस में जाएंगे। बेस में जाने के बाद कुछ बेस में से बाहर आएंगे, बच्चे कुछ कलेक्टर में जाएंगे। तो अगर 100 होल्स एमिटर ने एमिट किए तो बेस में से 5 बाहर निकलते हैं, बचे कुछ 95 कलेक्टर में से बाहर निकलते हैं। क्योंकि बेस में से कम बाहर निकलने चाहिए, बेस से स्मॉल एंड लाइटली डोप। बहुत 95 इलेक्ट्रॉन्स या 95 होल्स कलेक्टर में जाएंगे, इसलिए कलेक्टर को बड़ा बनाया। क्योंकि कलेक्टर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, वो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह रहनी चाहिए, इसलिए कलेक्टर को हमने सबसे बड़ा रीजन बनाया। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट। बेस करंट 5% होता है और कलेक्टर करंट आसपास 95% होता है ऑफ एमिटर करंट। ठीक है, तो एमिटर एक करंट है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है, बेस में और कलेक्टर में। दैट इज हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स। सो ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे एनपीएन का वर्किंग समझाया है। दिस इज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग। टीएक्स मतलब ट्रांजिस्टर शॉर्ट में। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग, so इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमिटर। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो कब होगा, जब एमिटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस।
द करंट थ्रू बेस कलेक्टर जंक्शन भी फ्लो होगा जब उस जंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस। तो याद रखना, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना पड़ता है, तभी वो वर्क करता है। अब जब मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन बेस में नहीं जाएंगे। जब मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बेस में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बेस में कब जाएंगे, जब वोल्टेज कितना होगा, 0.6 या 0.7 से ग्रेटर होगा। जब वोल्टेज 0.6 या 0.7 से ज्यादा होगा तभी वो वहां पे जाएंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस, फिर से यहाँ पे ये गलती है, ये VBE चाहिए था, एंड दिस इज प्लस माइनस, ये VCB सही है, करेक्ट। ये ऐसे दो वोल्टेज है। तो पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0.6 या 0.7 से ज्यादा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, एमिटर से निकलेंगे, और कहां एंटर करेंगे, बेस में एंटर करेंगे। ठीक है, बेस में एंटर करने के बाद, बेस में एंटर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स के पास दो रास्ते हैं, दो डायरेक्शन है। या कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में से बाहर आएंगे और वो बेस करंट देंगे। तो बेस में से बाहर आएंगे, पर कुछ ही बेस में से बाहर आएंगे, 5% ही बेस में से बाहर आएंगे और बेस करंट देंगे। बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां से बाहर आएंगे, कलेक्टर से बाहर आएंगे, एंड दे विल गिव मी कलेक्टर करंट। और ये कलेक्टर करंट कितना होता है, ये 95% होता है। किसका, एमिटर का। एमिटर को हमने 100% माना है। ठीक है, सो बेस करंट छोटा होता है, स्मॉल, अबाउट 5% ऑफ एमिटर करंट। बिकॉज ऐसा क्यों, बेस करंट कम क्यों है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकलते हैं। कम क्यों बाहर निकलते हैं, बिकॉज बेस इज थिन। थिन मतलब बेस सबसे छोटा है, एंड इट इज लाइटली डोप्ड। करेक्ट, बेस इज थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड। उसके बाद बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने असाइनमेंट पे क्वेश्चन भी डाला है। फिर आप लोग मेरे को बाद में पूछते हो, सर इसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ बेस रीजन, तो ये उसका आंसर है, रोल ऑफ बेस रीजन। करेक्ट। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से बेस में आए वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा बेस कैसा है, थिन है, बेस थिन है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में आए वो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि बेस थिन है। ये थिन होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बेस जंक्शन पे आते हैं, जब वो कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन पे आते हैं, तो दे आर पुश्ड इनटू कलेक्टर रीजन। ये सीधा कहां चले जाते हैं, कलेक्टर रीजन। और इनको कलेक्टर रीजन में कौन धकेलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक बार इसको। तो एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकला, बेस में आया, बेस छोटा है, बेस थिन है। थिन होने के कारण 95% इलेक्ट्रॉन बेस कहां धकेलेगा, 5% बेस में से बाहर आएंगे, बचे कुछ 95% बेस कहां धकेलेगा, टुवर्ड्स द कलेक्टर बेस जंक्शन। अब कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होने के कारण वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना है, तो आप ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स या ये इलेक्ट्रिक फील्ड 95% इलेक्ट्रॉन्स को बेस से कलेक्टर में लेके आता है। करेक्ट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण आया, इट इज ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन के पास, तो दे आर पुश्ड इनटू द कलेक्टर रीजन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स बाइसिंग ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। करेक्ट। सो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी मतलब 95%, ये इंजेक्टेड बाय द एमिटर, इंजेक्टेड मतलब गिवन बाय द एमिटर into the base are thus collected by the collector. So 95% collector में पहुंचे and they flow through the collector circuit. Collector current is 95% of emitter current. ठीक है, कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है, 95% ऑफ एमिटर, बेस बहुत कम होता है। और ये करंट इक्वेशन याद रखना ट्रांजिस्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की एमिटर करंट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट।
अब बेस करंट कभी कभी बहुत ही छोटा होता है और कुछ लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उस केस में एमीटर करंट विल बी इक्वल टू कलेक्टर करंट। तो एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट कब होगा? व्हेन द बेस करंट इज स्मॉल एंड निग्लिजिबल। नहीं तो बाकी जगह पे आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। वन बाय वन में समझाता हूँ। अब सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में क्या होता है? कॉमन एमिटर में इनपुट लगाया बेस और एमिटर के बीच में, आउटपुट लिया कलेक्टर और एमिटर से। तो इनपुट लगाया बेस और एमिटर में, आउटपुट लिया कलेक्टर और एमिटर से। कौन कॉमन है? एमिटर इनपुट के साथ भी है, एमिटर आउटपुट के साथ भी है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर। ये पीएनपी का डायग्राम है, ये एनपीएन का डायग्राम। यहाँ भी देखो, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड एमिटर। इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन है? इनपुट और आउटपुट में एमिटर कॉमन है, इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर। कॉमन बेस में क्या होगा? कॉमन बेस में इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। यहाँ पे कौन कॉमन है? बेस कॉमन है, इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फॉर पीएनपी, दिस इज फॉर एनपीएन। एनपीएन में भी देखो, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। बेस इनपुट और आउटपुट के साथ कॉमन है, इसलिए बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसलिए इसको कॉमन बेस बोले। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर। अब यहाँ पे देखो, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, आउटपुट इज टेकन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर इनपुट आउटपुट में आया इसलिए कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे इनपुट किस में अप्लाई किया? बेस एंड कलेक्टर। आउटपुट किस में से लिया? एमिटर और कलेक्टर। कौन सा टर्मिनल इनपुट में भी आता है आउटपुट में भी आता है? वो टर्मिनल है कलेक्टर। तो कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, so दिस इज कॉमन कलेक्टर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में बोला है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना है, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं। फिर एमीटर करंट दिया है 10 एम्पियर, तो मैं बोलूंगा आई दिया है 10 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट दिया है 9.8 मिली एम्पियर, तो आई विल से कलेक्टर करंट इज 9.8 मिली एम्पियर। और क्या पूछा है मुझे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट पूछा है। बेस करंट को कैलकुलेट करना है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई। कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, ये इक्वेशन हर जगह पे यूज होता है। करेक्ट। तो दिस इज 10 मिली एम्पियर, दिस इज 9.8 मिली एम्पियर प्लस आई बी। तो आई बी कितना आएगा? आई बी आएगा 10 माइनस 9.8, तो आई बी आएगा 0.2 मिली एम्पियर, दैट इज द बेस करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आज मैंने आपको पूरा समझाया है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये आपको कल शाम को 5 बजे तक सबमिट करना है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आज मैंने बीजेटी का एक पार्ट कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बीजेटी के रिमेनिंग पार्ट्स कवर करूंगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।